स्टार्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट का ये टॉपिक है, दैट इज़ टेस्टामेंटरी सक्सेशन। इसका मतलब ये कि टेस्टामेंटरी सक्सेशन मतलब जो इंसान विल बना के एक्सपायर हुआ है, उसकी विल किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, उसकी विल के क्या नॉर्म्स होंगे, जो भी विल बना के गया है कौन सी विल वैलिड होगी, कौन सी विल नॉन वैलिड होगी, मतलब वॉइड होगी, ऐसे कौन सी सिचुएशन होगी, किस पे ये एप्लीकेबल है, ये सब आज हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन इसका ये बताता है कि सेक्शन 57 में ये बताता है कि ये जो है चैप्टर, इसमें रेस्ट्रिक्शंस, मॉडिफिकेशंस, शेड्यूल में जो जो हुए हैं वो सब है। इसमें ऐसा है, ये जो है वो सब पे एप्लीकेबल है, ये जो विल का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दी मुस्लिम लॉ, हिंदू, जैन, पारसी, सिख, नॉट पारसी, सॉरी माय बैड, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, उन सब पे ये जो विल का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टेस्टामेंटरी सक्सेशन, ये सब उस पे एप्लीकेबल है। तो टू ऑल विल्स एंड कोडिसल्स हम लोगों ने एक चैप्टर में पूरा अच्छे से देखा था कि विल क्या है, फिर विल का कोडिसल क्या है, कि उसको कैसे अप्रूव कराना पड़ता है कोर्ट से। तो जो भी विल्स हैं, ऑल विल्स एंड कोडिसल्स मेड बाय हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन विद इन द अर्स्टवाइल प्रोविंस ऑफ बंगाल और विद इन द सिटीज़ ऑफ मद्रास और बॉम्बे। इनिशियली क्या था ना कि मेन 3 अलग अलग कोर्ट थी, एक कैलकाटा की, एक बंगाल की, मतलब कैलकाटा की मतलब बंगाल की, और एक मद्रास की और एक मुंबई की, बॉम्बे की, जिसको बॉम्बे बोलते। 3 अलग कोड काम करते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, एक कोडिफिकेशन आया लॉ में। तो उसके पहले जो था 3 अलग कोड अपने हिसाब से जो है वो डिसीजन देती थी। इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि ये जो विल का चैप्टर है, ये जो विल है, कोडिसल्स है, वो सब पे एप्लीकेबल है। पहले ऐसा था बंगाल पे, मद्रास पे और बॉम्बे पे, लेकिन अभी क्या है, टू ऑल सच विल्स एंड कोडिसल्स मेड आउटसाइड द अबाउ टेरिटरीज। ना सिर्फ इन टेरिटरीज पे, आउटसाइड द अबाउ टेरिटरीज मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी, इवन बंगाल के आउटसाइड है, मद्रास के आउटसाइड है या बॉम्बे के आउटसाइड है तो भी, प्रोवाइडेड दैट सच विल्स और कोडिसल्स आर इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में होनी चाहिए, तो ही हम इस पे जो इंडियन सक्सेशन एक्ट का टेस्टामेंटरी सक्सेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पे ये जो है टेस्टामेंटरी सक्सेशन एप्लीकेबल होगा। टू ऑल विल्स एंड कोडिसल्स मेड बाय हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन आफ्टर 1 जनवरी 1927 के बाद, ये जितने भी कम्युनिटी है, जितने भी कास्ट है या जितने भी रिलीजन है, उन सब पे ये एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड। एक हमने ये पढ़ा था क्रिश्चियन लॉ में कि मैरिज अगर हो जाती है तो वो जो विल है, वो जो कोडिसल है, वो रिवोक हो जाती है। बिकॉज लॉ ये मानता है कि अगर मैरिज के पहले किसी ने विल बनाई है तो विल बनाने अगर विल के बाद मैरिज की है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल गई है, अब उसकी जो जिम्मेदारी है वो अलग है। तो आइडियली मैरिज के बाद ही किसी को भी विल बनानी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने मैरिज के पहले विल बनाई है तो उसका काम है कि उस विल को वो फिर से बनाए। मैरिज के बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस उसे करने हैं तो वो उसे करे, या फिर वो एक बार फिर से बनाए। अदरवाइज़ वो जो विल होती है वो रिवोक हो जाती है। आफ्टर मैरिज जो न्यू विल होगी वो ही कंसिडर होगी वैलिड। अब सेक्शन 50 ये हमने पढ़ा, सेक्शन 56। सेक्शन 56 सिर्फ ये बताता है कि ये जो विल एंड कोडिसल, ये जो प्रोविज़न है इस चैप्टर के, वो किस किस पे एप्लीकेबल है। एक तो हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन पे एप्लीकेबल है, जो कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में रहते हैं। उसके अलावा भी अदर टेरिटरीज़ पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो। तीसरा, ये विल और कोडिसल जो भी 1 जनवरी 1927 के बाद बना रहा है, लेकिन उसकी मैरिज के बाद बना रहा है, तो उस पे ये जो चैप्टर है इंडियन सक्सेशन एक्ट का टेस्टामेंटरी सक्सेशन, वो उस पे एप्लीकेबल है। तो ये हमने देखा सेक्शन 57, जिसमें सिर्फ ये बता रहा है कि किस पे एप्लीकेबल है। अब सेक्शन 58 ये बता रहा है कि चैप्टर 6 डज नॉट अप्लाई टू टेस्टामेंटरी सक्सेशन ऑफ मोमेडियंस, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है और वैसे भी
जो मुस्लिम इस्लाम के हिसाब से मुस्लिम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की विल, पूरी प्रॉपर्टी की विल नहीं बना सकते। उनके पास 1/3 ही अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसका 1/3 प्रॉपर्टी का ही हिस्से का हक उनके पास है, जो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड करनी है कर सकते हैं। क्योंकि वो हम जब हम मुस्लिम लॉ में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, इस्लाम लॉ में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि मोमेडियंस में जो विल है, जो सक्सेशन है वो कैसे होता है। बट एज ऑफ नाउ ये चैप्टर ये बताता है कि सेक्शन 58 ये बताता है कि ये टेस्टामेंटरी सक्सेशन जो है वो मोमेडियंस पे एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज उनके पास वैसे भी 1/3 प्रॉपर्टी का ही राइट होता है। हिंदू में या सिख में या बुद्धिस्ट में किसी इंसान के पास पूरा राइट है, वो अपनी प्रॉपर्टी का पूरा सब कुछ किसी थर्ड पर्सन को भी दे सकता है, किसी स्ट्रेंजर को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, बट नॉट दिस इज़ नॉट सेम फॉर दी मोमेडियंस। तो इसीलिए ये जो है टेस्टामेंटरी सक्सेशन का जो चैप्टर 6 है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। अब ये चैप्टर 6 अप्लाइज टू हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जैन्स टू द एक्सटेंड कवर्ड बाय सेक्शन 57, जो हमने पढ़ा ऊपर 57 के हिसाब से इन सब पे एप्लीकेबल है। उसके बाद आता है कि विल एंड कोडिसिल का डिटेल सेक्शन 57 से 62, अभी 57 58 तो हमने देखा, फिर 66 टू 69 भी इसी को ही कवर करता है। हम ऑलरेडी विल के बारे में पढ़ चुके हैं कि विल क्या है। विल एक तरह की वसीयत है, एक तरह का ये है कि इंसान के कोई इंसान अपने मरने के बाद, मरना इज़ इम्पॉर्टेंट, मरने के बाद वो क्या चाहता है कि किसको डिवाइड हो, उसकी अगर वो बता रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ और मेरी ये प्रॉपर्टी डिवाइड हो, वो विल नहीं है। एक मैंडेटरी चीज़ है कि उसकी जो डिज़ायर है वो आफ्टर हिज डेथ, वो क्या डिज़ायर, उसकी क्या इच्छा है कि उसकी जो वसीयत क्या है, किस में कैसे बांटी जाएगी। तो अ विल इज़ डिफाइंड बाय सेक्शन 2। यूजुअली सारे डेफिनेशंस जो होते हैं वो सेक्शन 2 में होते हैं, उसी तरह ये भी सेक्शन 2H में है ऑफ दिस एक्ट। एज अ डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ अ टेस्टेटर। टेस्टेटर कौन होता है? जो मरने से पहले अपनी विल बना के जाता है वो टेस्टेटर होता है। विथ रेस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी, विथ इंटेंशन ही डिज़ायर्स टू बी कैरिड इन टू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। उसका इंटेंशन क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है कि मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड उसके क्या इंटेंशन है, तो वो होगी विल। अब एक अलग डेफिनेशन भी है हाल्सबेरी लॉज ऑफ इंग्लैंड के हिसाब से, द डिक्लेरेशन इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर। वो ये बता रहा है कि एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए, बट इंडियन सक्सेशन एक्ट में कोई फॉर्मेट नहीं है विल का। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं कि इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, हैंड रिटन होगा तो भी वो चलता है। ऐसा नहीं है कि स्टैम्प पेपर पे चाहिए या कंप्यूटर टाइप ही चाहिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। बट एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर है। मैनर है इन द सेंस कि अटेस्ट करना चाहिए, कोई विटनेस का अटेस्टेशन होना चाहिए, तो उसे वो मैनर बोल रहे हैं। इट्स नॉट, ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट, it's talking about the manner. तो manner of intention of the person making it with regard to the matters which he wishes to take effect upon or after his death. तो उसकी डेथ के बाद वो क्या चाहता है, what he is wishing कि उसकी प्रॉपर्टी का क्या हो। फिर जार्मान डिफाइंस अ विल एज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच, एक ये इंस्ट्रूमेंट है विल, बहुत जगह पे हमने पढ़ा है कि विल एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसी लीगल डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो बताता है कि इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट बाय विच अ पर्सन मेक्स अ डिस्पोजिशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ही वांट टू डिस्पोज हिज प्रॉपर्टी टू हुम टू टेक इफेक्ट आफ्टर हिज डिसीज, उसके मरने के बाद, एंड विच इज़ इन इट्स ओन नेचर रिवोकेबल ड्यूरिंग हिज लाइफ। और विल ऐसी चीज़ है जो अपनी लाइफ में कितनी भी बार वो रिवोक कर सकता है, कितनी भी बार वो चेंज कर सकता है। उसे चाहिए कि अभी विल बना लिया, अभी उसका मन बदल गया, 2 दिन बाद फिर से बनाएगा, तो वो ड्यूरिंग हिज लाइफ वो रिवोक कर सकता है। लेकिन विल कंसिडर कौन सी होगी? जो लास्ट विल होगी बिफोर हिज डेथ, तो जो सबसे लास्ट विल होगी उसको ही कंसिडर होगा कि दैट इज़ द ओनली वैलिड विल। अदरवाइज ही इज़ फ्री टू रिवोक हिज विल as many times as he want to. अब असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विल क्या है? कोई भी अगर विल बनाता है, इट्स एप्लीकेबल टू एवरीवन, टू ऑल हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, एवरीवन। तो क्या 4 असेंशियल्स हैं विल के? एक तो ये है कि वो लीगल डिक्लेरेशन है। द डॉक्यूमेंट पर्पटिंग टू बी विल मस्ट बी लीगल in conformity with the provisions as regards execution and attestation.
तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एग्जीक्यूटर होता है उसमें, कि कौन उसकी विल को डिवाइड करेगा, तो वो एक चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए. एंड अटेस्टेशन मतलब विटनेस का साइन होना चाहिए, एज लेड डाउन इन सेक्शन 63 ये बताता है कि लीगल डिक्लेरेशन जो है वो एग्जीक्यूटर होना चाहिए, फिर उसमें अटेस्टेशन होना चाहिए, 2 विटनेस होने चाहिए. मस्ट बी मेड बाय अ पर्सन कम्पिटेंट, जो कम्पिटेंट है वो ही विल बना सकता है. कम्पिटेंट मतलब एज पर लॉ कौन कम्पिटेंट है विल बनाने के लिए, तो कम्पिटेंट वो है जो माइनर नहीं है, मतलब एडल्ट है, प्लस साउंड माइंड का है. जब वो बिल बना रहा है एटलीस्ट तब वो साउंड माइंड का होना चाहिए. तो माइनर इज लीगली इनकम्पिटेंट टू मेक अ विल, एंड विल बाय माइनर इज, एक सेकेंड, विल बाय माइनर इज नॉट अ लीगल डिक्लेरेशन, वो लीगल डिक्लेरेशन नहीं है. तो इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट मेयर यूज ऑफ वर्ड द विल, किसी भी पेपर पे विल लिख लिया तो वो विल नहीं बन जाती है. इट मे बी ऑल्सो नोटेड दैट मेयर यूज ऑफ अ वर्ड विल कैन नॉट मेक इट अ विल if it does not amount to a testamentary declaration disposing of the property. मतलब प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है विल, और लिखा हुआ है मेरी सारी जो वसीयत है वो मिस्टर ए जो है वो डिवाइड करेगा, तो ये विल नहीं है. सिर्फ विल लिखने से विल नहीं बन जाती, जब तक उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज करना है वो नहीं आप लिखते हो उसमें, तब तक वो विल नहीं है. उसके बाद है द डिक्लेरेशन शुड रिलेट टू प्रॉपर्टी ऑफ अ टेस्टेटर. अब मेन ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेकंड. फर्स्ट हमने देखा लीगल डिक्लेरेशन, अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो खुद की प्रॉपर्टी के बारे में विल बना सकते हैं, किसी और की प्रॉपर्टी के बारे में विल कोई नहीं बनाएगा. तो इफ़ डिक्लेरेशन कंटेन नो रेफरेंस टू द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के लिए तो विल बना रहे हैं, ऐसे ही तो टाइम पास के लिए विल कोई बना नहीं रहा है. तो यूजुअली प्रॉपर्टी ऑफ द टेस्टेटर जो होगा, जो उसे डिस्पोज करनी है, कैसे डिस्पोज करनी है, उसका डिटेल होगा. इफ़ द डिक्लेरेशन कंटेन्स नो रेफरेंस टू द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, सिर्फ कुछ रेफरेंस नहीं है, सिर्फ मैनेजर अपॉइंट किया है कि दिस पर्सन आई एम अपॉइंटिंग टू मैनेज अ प्रॉपर्टी, और उसकी अथॉरिटी है कि वो क्या करे, और मियरली एन अथॉरिटी टू हिज विडो. ऐसे भी होता है बहुत लोग कि सिर्फ विल लिखते हैं और लिखते हैं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरी वाइफ जो है, उसके मरने के बाद जो उसकी वाइफ है वो देखेगी कि उसको क्या करना है, तो इसको विल नहीं बोलेंगे. या फिर वो ये लिखे कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को मिल जाएगी, तो उसको विल बोलेंगे. लेकिन वो ये बोलेगा कि मेरी वाइफ देखेगी कि क्या करना है इस प्रॉपर्टी का, तो दैट इज़ नॉट द विल. In one case, a document was executed by Hindu of advanced age. In this document, he partitioned his property among his sons, and the document was called his will. Amongst other, his so-called will contained the following clause. तो एक एडवांस एज, एक बड़ी एज के किसी हिंदू ने एक विल बनाया था जिसमें उन्होंने अपने प्रॉपर्टी जो है उसको डिवाइड किया है अपने सन के बीच में. उसमें क्या लिखा था, इफ़ एट एनी टाइम कम बैक फ्रॉम pilgrimage and find mismanagement or the character of anyone bad, then I shall have power to cancel this will. It was held that the effect of this clause was to make the document a family arrangement, not a will. अगर ऐसे सेंटेंस लिखे हैं तो ये विल नहीं है. वो सिर्फ क्या लिख रहे हैं कि मैं जो तीर्थ यात्रा करने गया हूँ उसके बाद अगर मैं वापस आ रहा हूँ तो वापस आने पे अगर मुझे लग रहा है कि किसी का कैरेक्टर बैड है या कोई चीटिंग कर रहा है या कोई भी अच्छा नहीं है, तो मेरे पास पावर है वो विल कैंसिल करने का. तो ये विल है ही नहीं, बिकॉज इसकी पहली कंडीशन ये होगी कि विल में आप ये लिखो कि आपके मरने के बाद प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो ही वो विल है. और इस विल में जो है वो यूजुअली बंदा जो है वो साइन करता है. हम आगे देखेंगे कि कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि अगर वो साइन नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा. तो उसको साइन करना है, 2 विटनेस होने चाहिए, तो ये कंडीशंस होगी तो ही वो विल है, अदरवाइज़ उसको विल नहीं बोलेंगे. ये सिर्फ फैमिली अरेंजमेंट है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरे पिलग्रिमेज के जब तीर्थ यात्रा से मैं वापस आऊँगा तब मैं डिसाइड करूँगा और फिर मुझे पावर है ये विल को कैंसिल करने का. तो पहले उस विल के बारे में लिखा होना चाहिए तो ही वो बोल सकते हैं कि पावर है. थर्ड कंडीशन ये है कि डिक्लेरेशन एज रिगार्ड्स द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टेटर
मस्ट बी इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। तो उसकी डेथ के बाद ही उसका इंटेंशन लिखा होना चाहिए। अगर वो बोल रहा है कि इमीडिएटली होगा, अभी कल से मैं प्रॉपर्टी बांट दे रहा हूँ, तो वो विल नहीं है। विल शुड ऑलवेज बी दी टेक इंटेंशन टू टेकन इन टू इफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु इज़ मेकिंग द विल। तो 4 कंडीशंस हैं इसमें अगर किसी विल को वैलिड विल बनाना है। असेंशियल कैरेक्टर्स, एक तो लीगल डिक्लेरेशन हमने देखा, फिर दूसरा हमने देखा कि वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड होनी चाहिए। कोई भी चीज़ की विल नहीं बना सकते हैं, प्रॉपर्टी के रिलेटेड विल होगी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, पर प्रॉपर्टी की रिलेटेड विल होगी। थर्ड कंडीशन हमने ये देखी कि उसके अगर वो पर्सन जिंदा है, मतलब तभी वो विल बना रहा है, तो वो विल नहीं है। इट शुड बी ऑलवेज द इंटेंशन आफ्टर द डेथ। ये 3 कंडीशन हुई। चौथी कंडीशन है रिवोकेबिलिटी, मतलब वो रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है कभी भी। ये भी एक फैक्टर है असेंशियल विल का। विल कभी भी फाइनल नहीं होगी कि ये मेरी फुल एंड फाइनल विल है, भले वो लिखेगा, लेकिन फिर भी वो रिवोकेबल है। जब तक वो जिंदा है तब तक वो कितनी भी बार अपनी विल को रिवोक कर सकता है, चेंज कर सकता है। अ विल ऑलवेज ऑपरेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टेटर्स डेथ एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। तो जो डेथ के सबसे नियर वाली विल होगी, जो सबसे लास्ट विल होगी, वो ही कंसिडर की जाएगी। In other words, a will always speaks from the death of the testator. During the testator's life, his will is always ambulatory. मतलब अनसेटल्ड है, फ्लक्चुएटिंग है। एम्बुलेटरी मतलब जो फ्लक्चुएटिंग नेचर की हो। जब तक वो जिंदा है तब तक वो फ्लक्चुएटिंग है। कभी उसका मन बदल गया, उसने किसी और को विल देनी है, उसका मन बदल गया, उसने प्रॉपर्टी ही बेच दी है, तो विल का क्या मीनिंग है? तो हमेशा जब तक वो जिंदा है तब तक वो विल एम्बुलेटरी है। उसके मरने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि विल जो है वो सही में एग्जीक्यूट होने वाली है। तो इसीलिए ये चौथा इंपॉर्टेंट असेंशियल फैक्टर है फॉर अ विल कि वो कभी भी रिवोक हो सकती है। इट इज़ मेड अबंडेंटली क्लियर बाय द सेक्शन 62। ये 62 सेक्शन बहुत अच्छे से, अबंडेंटली मतलब बहुत बड़े पैमाने पे विस्तार से क्लियरली बता रहा है, which provides that a will is liable to be revoked or altered by its maker at any time when he is competent to dispose of his property by making a will। अगर वो प्रॉपर्टी को विल्स की तरफ से डिस्पोज करने के लिए केपेबल है, मतलब प्रॉपर्टी उसके पास है, तो तब तक वो कितनी भी बार विल को रिवोक कर सकता है। इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट द मियर फैक्ट द टेस्टेटर हैज़ कॉल्ड हिज विल irrevocable or agrees not to revoke the will does not make a will irrevocable। भले ही वो लिखे विल में कि माई दिस विल इज़ irrevocable, दिस विल इज़ लास्ट, आई विल नॉट चेंज द विल फर्दर, फिर भी उसकी विल कभी भी इर्रिवोकेबल नहीं हो सकती है। वो कितनी भी बार रिवोक हो सकती है, जितनी बार वो चाहे। As seen above, the mere fact that the writer of the instrument call it a will does not make a testamentary document। तो ये भी हमने देखा कि सिर्फ विल लिखने से वो विल नहीं बन जाएगा, क्योंकि उसमें 4 कंडीशंस जो है वो फुलफिल होगी तो ही वो विल होगी। तो 2 टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ डॉक्यूमेंट इज़ अ विल और नॉट। कोई आपके पास लेके आया कि ये विल है या नहीं, सिर्फ ऊपर विल लिखा हुआ है तो आप पढ़ के नहीं बोल दोगे हाँ ये विल है। तो विल के लिए 2 टेस्ट है जो डिटरमाइन करके फिर आप बता सकते हो कि ये विल है या नहीं है, मतलब कानून के हिसाब से वो विल है या नहीं है। दैट इट वॉज इंटेंशन ऑफ अ राइटर टू कन्वे द बेनिफिट्स बाय द इंस्ट्रूमेंट which would be conveyed by it if considered as will, that is writer had a necessary intention or animus testendi। मतलब animus testendi मतलब ऐसे ही नहीं लिखा है उसने, उसका इंटेंशन है कि प्रॉपर उसका मकसद है ये विल बनाने का। तो अ विल दो फॉर्मली एग्जीक्यूटेड एज सच विल नॉट बी वैलिड इफ देयर इज नो एनिमस टेस्टेंडी। तो ऐसे ही जेस्ट में लिखा है उसको विल कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो ये कन्वे करना चाह रहा है कि उसका प्रॉपर्टी किस में डिवाइड होगा, तो वो प्रॉपर विल है। द डेथ वॉज द इवेंट। तो सेकेंड कंडीशन ये है कि डेथ के बाद ही उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड होने वाली है, तो वो बोल सकते हैं विल है। वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम के लिए बता रहा है कि कल से ये प्रॉपर्टी इसको डिवाइड हो जाएगी, तो वो विल नहीं है। द डेथ वॉज द इवेंट दैट वॉज टू गिव इफेक्ट। मतलब विल को इफेक्ट कौन देगा? डेथ ही इफेक्ट देगा। डेथ इज़ द इवेंट जिससे वो विल को इफेक्ट मिलेगा। तो
death was the event that was to give effect to it. If the writing confers or is intended to confer benefits interviews during the lifetime of a person, मतलब अगर ये intention उसका confer हो रहा है कि lifetime the period के बारे में बता रहा है कि during the lifetime मेरा जो property है वो किसको मिलेगा, तो वो उस document को आप will नहीं बोलोगे. will always will talk about after the death. तो ये दो conditions हैं, वो कोई भी देख के बता देगा कि ये will है या नहीं है. एक तो वो अपनी property का डिस्पोज लिखे कि किसको डिस्पोज करना है, दूसरा वो ये लिखे कि उसकी डेथ के बाद किसको मिलेगा, नॉट ड्यूरिंग द इस लाइफ टाइम व्हेन ही इज़ अलाइव. उसके बाद फॉर्म ऑफ अ विल, कोई फॉर्म नहीं है ऐसा. आपको कोई बोलेगा विल का मुझे फॉर्म दो, फॉर्मेट दो, फॉर्मेट आप दे सकते हो अपने हिसाब से बना के, बट ऐसा कोई फॉर्म नहीं है. देयर इज़ नो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ अ विल. टू बी इफेक्टिव नीड ओनली बी प्रॉपरली साइंड. इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ साइन होनी चाहिए. इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, बट यूजुअली वो बंदा साइन कर लेना चाहिए, या फिर वो बहुत बीमार है या फिर वो साइन नहीं कर सकता है तो उसका थंब इम्प्रेशन हो. बहुत बीमार है तो भी थंब इम्प्रेशन हो. कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होंगे जहाँ पे वो थंब इम्प्रेशन भी नहीं दे सकता है, तो वो भी हम केसेस देखेंगे अभी. तो इफेक्ट होने के लिए, टू बी ए इफेक्टिव विल, खाली वो प्रॉपरली साइंड हो और अटेस्टेड हो as required by Indian Succession Act. If the necessary animus testandi is present, even agreements, letter, bill of exchange, power of attorney may operate and take effect as will. अगर ये इंटेंशन है, एनिमस टेस्टेंडी है, एक इंटेंशन है कि राइटिंग में दिया है. टेस्टेंडी मतलब जो टेस्टेशन जो कर रहा है, टेस्टेटर है, टेस्टामेंटरी सक्सेशन जो बना रहा है, तो अगर उसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि उसकी एग्रीमेंट है, फिर उसके लेटर्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसकी कोई पावर ऑफ अटर्नी है, तो वो सारी चीज़ें भी विल का एक हिस्सा बन जाएगी. वो भी एक फॉर्म ऑफ विल होंगी, लेकिन विल अलग से तो होनी ही चाहिए कि उसमें लिखा हो कि एग्जिबिट ए में पावर ऑफ अटर्नी है, फिर अनेक्शर जो है वो बिल ऑफ कोई प्रॉपर्टी की डीड के बारे में बता रहा है, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन होगा, वो अलग चीज़ है. बट एक प्रॉपर विल साइंड बाय दैट पर्सन एंड अटेस्टेड बाय विटनेस होना चाहिए. लैंग्वेज एंड राइटिंग ऑफ विल, कोई भी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए बिना विल बनाई जा सकती है. कोई भी लैंग्वेज में विल बनाई जा सकती है. ऐसा कोई रूल नहीं है कि मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में विल होनी चाहिए. किसी भी लैंग्वेज में, जिस उस बंदे को जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में लिख सकता है. नो टेक्निकल वर्ड्स नीड्स टू बी यूज्ड इन अ विल एंड अ विल कैन बी इन एनी लैंग्वेज. हाउएवर द वर्ड्स यूज्ड शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड्स नहीं होने चाहिए. ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जिसकी दो मीनिंग हो या कोई कंफ्यूज हो. क्लियर वर्ड्स हो, प्रॉपर वर्ड्स हो, सो दैट द माइंड ऑफ टेस्टेटर इज़ रिफ्लेक्टेड. तो उस विल में उसका माइंड पता चलना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, और सफिशेंट क्लैरिटी होनी चाहिए. इट इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट वेदर अ विल इज़ टाइप्ड और हैंड रिटन. तो हैंड रिटन हो, टाइप्ड हो, फिर अगर हैंड रिटन है तो वो इंक से भी हो सकती है, पेंसिल से भी हो सकती है, बट पेंसिल की विल को इतना ज़्यादा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं बोला जाएगा बिकॉज वो चेंज हो सकती है. तो आइडियली ये माना जाएगा कि भले आप हाथ से लिखो बट पेन से लिखो. तो इंग्लिश कोड तो ये बोलता है कि पेंसिल से लिखे हुए विल को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस या इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, बिकॉज ये माना जाता है कि उसमें अगर कोई भी अल्ट्रेशन हुए हैं तो वो डेलिबरेटली हुए हैं. तो ऑब्वियसली अगर टाइप्ड है तो चलेगा, हैंड रिटन है तो भी चलेगा, बट हैंड रिटन शुड नॉट बी विद पेंसिल. तो वेदर अ पर्सन कैन डिस्पोज ऑफ हिज एंटायर प्रॉपर्टी बाय विल, तो कोई भी इंसान अपनी पूरी प्रॉपर्टी विल में डिस्पोज कर सकता है क्या? यस, एक्सेप्ट फॉर अ मुस्लिम. अगर मुस्लिम है तो उसके पास सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी का हक है. अदरवाइज कोई भी और है तो उसके पास पूरा हक है कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी विल के माध्यम से डिस्पोज कर सकता है. उसको जिसको देनी है वो दे सकता है. अनलेस द टेस्टेटर इज़ अ मुस्लिम, ही कैन मेक अ विल ऑफ हिज इंटायर प्रॉपर्टी और ओनली विल रिगार्ड टू सम ऑफ हिज प्रॉपर्टी. उसको चाहिए पूरी प्रॉपर्टी का बनाए, उसको चाहिए कम हाफ प्रॉपर्टी, उसकी मर्जी है जितनी प्रॉपर्टी उसको डिस्पोज करनी है. ऑल द प्रॉपर्टी विच ही हैज़ नॉट डिस्पोज्ड बाय विल वुड डिवॉल्व एज द रूल्स ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसके पास 4 बंगलोज हैं, लेकिन उसने 2 ही बंगलोज के बारे में विल में लिखा हुआ है.
बाकी के 2 बंगलोज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो बाकी के 2 बंगले ऐसे माने जाएंगे कि वो इंटरस्टेट सक्सेशन है, मतलब एज गुड एज के उन पे विल नहीं बनी हुई है। तो कोई भी चीज़ जिस पे विल नहीं बनी हुई होती है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उसके लॉज के हिसाब से उसके लॉ के हिसाब से उसका बाइफर्केशन होगा। लेकिन अगर विल बनी हुई है तो ऑब्वियसली वो जैसे चाहता है वैसे ही हो। इंडिया में बहुत सारे केसेस, मेजॉरिटी केसेस में विल नहीं होती है, इसीलिए एज़ पर इंडियन सक्सेशन एक्ट ही रूल फॉलो होता है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि इंसान विल बनाए, बिकॉज उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, प्रॉपर लिखना है, 2 विटनेस होने चाहिए, और कोई ऐसा भी नहीं है कि स्टैम्प ड्यूटी भरनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अनलेस बहुत कुछ बड़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि प्रोबेट क्या है। प्रोबेट तो उसके मरने के बाद होता है, विल लिखने के टाइम के, जब विल एक्चुअली एग्जीक्यूट होती है, वो जो बंदा जो विल लिखने वाला है टेस्टेटर, वो जब एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद विल को प्रोबेट कराना पड़ता है। तो वो है, या अगर कोई डिस्प्यूट है तो ही, अदरवाइज़ जो है कि अगर कोई बंदा अगर मुस्लिम है तो वो कमिंग टू टॉपिक दिस टॉपिक अगेन, कि जो कोई अगर मुस्लिम है, अ मुस्लिम कैन हाउएवर मेक अ विल ओनली ऑफ 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अदरवाइज बाकी कोई भी स्ट्रेंजर को, किसी को भी जितनी चाहे अपनी प्रॉपर्टी जैसे चाहे वैसे बांट सकता है। स्टैम्प ड्यूटी, नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेएबल ऑन विल एंड कोडिसल्स। अगर विल और कोडिसल है उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। हिंस विल एंड कोडिसल नीड नॉट बी रिटन ऑन स्टैम्प पेपर। तो स्टैम्प पेपर पे कौन सी चीज़ लिखेंगे जिस पे स्टैम्प ड्यूटी भरनी है या नोटरी करवाना है, यहाँ पे स्टैम्प्ड पेपर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी विल जो है वो स्टैम्प पेपर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी भरनी नहीं होती है। स्पेसिमेन, फॉर अ स्पेसिमेन विल सी द अपेंडिक्स। एक अगर फॉर्मेट चाहिए नॉर्मल, कोई स्टैचुटरी फॉर्मेट नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अगर स्पेसिमेन देखना है तो इस बुक के अपेंडिक्स में है, वो हम आगे देखेंगे। अब विल के कितने काइंड्स हैं? 9 तरह की विल्स होती है, ऐसे डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले है प्रिविलेज्ड विल। प्रिविलेज्ड विल मतलब वो विल है जो कोई भी फॉर एग्जांपल जो आर्मी में है, जो लड़ाई लड़ रहा है, आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, एट द टाइम ऑफ वॉर फेज, जब वो वॉर की सिचुएशन में है, उसे लग रहा है कि अभी पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, तो उसके पास एक प्रिविलेज्ड विल करने की अनुमति है, या फिर बोल सकते हैं कि प्रोविज़न है कि वो वर्बली भी अपनी विल को बता सकते हैं, क्योंकि उसे पता नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो विल लिखेगा बैठ के, या अगर उसके पास टाइम है, उसे पता है कि वो लिख भी सकता है तो वो लिखेगा। लेकिन ये प्रिविलेज्ड विल सिर्फ वो विल होगी जो भी आर्मी में है, नेवी में है या एयरफोर्स में है और वॉर की टाइम पे सिचुएशन में है, तब वो प्रिविलेज्ड विल वर्बली भी बना सकते हैं और राइटिंग में भी दे सकते हैं कि अगर इस ड्यूरिंग दिस जो भी लड़ाई है उस दौरान अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी ये जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे डिवाइड होनी चाहिए। तो वो 2 लोगों के 2 विटनेस के सामने वो प्रिविलेज्ड विल बना सकते हैं। प्रिविलेज्ड विल इज़ ओनली फॉर प्रिविलेज्ड पीपल, नॉट फॉर एवरीवन एल्स। तो जो भी आर्मी में होंगे, नेवी में होंगे और वॉर टाइम पे ही, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग टाइम पे है और फिर वो प्रिविलेज विल बना रहे हैं तो फिर उसे प्रिविलेज विल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो वॉर की सिचुएशन में ही प्रिविलेज विल का प्रोविज़न है। ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं और वॉर नहीं है, ऐसे ही वो आर्मी के ऑफिसर हैं तो वो नॉर्मल विल बना सकते हैं, उनको नॉर्मल विल बनानी है। और अनप्रिविलेज्ड विल जो होगी वो सारी विल जो प्रिविलेज्ड नहीं है। उसके बाद आता है नॉन क्यूपेटिव और ओरल विल। तो ऐसी जो क्यूपेटिव नहीं है, जो लिख नहीं पा रहे हैं, जो ओरली विल बता रहे हैं, बोल के दे रहे हैं, तो a will is one which has been declared by a person making it in a presence of witnesses। इसमें witnesses, वैसे भी witnesses का होना ज़रूरी है, इसमें भी witnesses के सामने अगर कोई orally कुछ बोल रहा है। This act does not provide for making of such wills except in case of soldiers, sailors and airmen। तो ये प्रिविलेज्ड विल्स वालों को ही ज़्यादातर ये कंडीशन दी जाती है, ये सिचुएशन दी जाती है कि वो आप ओरली प्रिविलेज विल बना सकते हो, क्योंकि तब उनके पास इतना टाइम नहीं है, सेलर्स के पास, एयरमैन के पास, सोल्जर्स के पास, आर्मी के पास, कि वो तब बैठ के लिखेंगे विल के बारे में। तो प्रिविलेज्ड विल ऐसी चीज़ है जिसको
नॉन क्यूपेटिव विल्स या ओरल विल की भी प्रोविजन है। तो इन विच केस अ नंबर ऑफ सच विटनेस हैज़ बीन स्पेसिफाइड, इस केस में बताया गया है कि कितने जो है वो इसमें विटनेस कितने होंगे, 2 ही विटनेस होते हैं इस केस में भी, तो वो बताया गया है कि क्या है। लेकिन एक बात ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर किसी ने ओरली अपनी विल बताई है 2 लोगों को, 4 लोगों को, कितने भी लोगों को, ये बहुत बर्डन ऑफ प्रूफ उन लोगों के पे होता है जो लोग सुन रहे हैं टेस्टेटर के लास्ट वर्ड्स को, क्योंकि उनको एग्जैक्ट वर्ड प्रूव करने होते हैं, उनको बताना होता है कि एग्जैक्टली उसने क्या बोला। तो इसीलिए ये थोड़ा हैवी हो जाता है, इसको बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इसको प्रूव करना कि हाँ उसने एग्जैक्टली यही बोला था। तो उनको एग्जैक्ट वर्ड्स, जो टेस्टेटर है, जो जिसने विल बनाई है, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स जो है वो प्रूव करने पड़ते हैं। यही एक माइनस पॉइंट है ओरल विल का, जो कि प्रिविलेज्ड विल को ही मिलती है। होलोग्राफ विल, होलोग्राफ विल क्या है? दिस इज अ रिटन विल इन अ टेस्टेटर्स ओन हैंड। सच अ विल इज इंक्लूडेड इन अ डेफिनेशन ऑफ एन अनप्रिविलेज्ड विल। तो जो प्रिविलेज्ड नहीं है वो सब अनप्रिविलेज्ड है। तो होलोग्राफ विल भी एक तरह की अनप्रिविलेज्ड विल है, मतलब कोई भी इंसान जो बना रहा है, अगर वो अपनी हैंड रिटन बना रहा है तो उसे होलोग्राफ विल बोलेंगे, क्योंकि वो हैंड रिटन है। अगर वो टाइप्ड है तो उसको होलोग्राफ विल नहीं बोलेंगे। द फैक्ट दैट द टेस्टेटर हैज़ रिटन द विल इन हिज ओन हैंड राइटिंग वुड ऑल्सो गो टू शो दैट ही वॉज फुल्ली अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ मेकिंग सच अ विल। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि होलोग्राफ विल हो, क्योंकि वो कॉन्शियसली बना रहा है, वो फुली अवेयर है। ऐसा नहीं है किसी और ने बना लिया और उसने साइन किया। हो सकता है किसी बंदे को वो लैंग्वेज नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को इंग्लिश नहीं आ रही है और उसको किसी सॉलिसिटर ने, लॉयर ने इंग्लिश में विल बना के दे दी और उसको पढ़ के भी सुना दिया, अब वो समझ नहीं पा रहा है और उसने साइन कर लिया, तो उससे तो बेटर यही है कि होलोग्राफ विल हो, मतलब वो अपनी खुद की हैंड राइटिंग में लिखे तो वो समझ पाएगा कि उसने क्या लिखा है। और ये तो है ही कि कोई भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। इफ़ हाउएवर द विल इज़ वन विच इज़ रिटन नॉट बाय अ टेस्टेटर, लेकिन अगर टेस्टेटर खुद नहीं लिख रहा है, लेकिन कोई और लीगटी उसको किसी और को अपॉइंट कर रहा है, अपना लीगल बंदे को, कि आप उसके बिहाफ पे लिखो, who gets the substantial benefit under the will, this fact must arouse that the suspicion of the court। तो कोर्ट के लिए ये सस्पिशियस चीज़ हो जाती है। अगर वही बंदा विल लिख रहा है जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी अगर मेरे बेटे को मिलने वाली है, तो मैं उससे ही अगर विल लिखवा रही हूँ, अपनी विल उससे ही लिखवा रही हूँ, तो यहाँ पे कोर्ट को थोड़ा सस्पिशियस होता है कि प्रॉपर्टी पूरी उसको ही मिलने वाली है और खुद ही वो विल लिख रहा है। तो ऐसे अवॉइड होना चाहिए, इस चीज़ में विजिलेंट रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि अगर विल लिख रहे हैं तो खुद ही लिखिए या किसी थर्ड पर्सन से लिखवाइए और साइन करिए। नॉट जो जिसको मिलने वाली है वो ही नहीं लिखिए, जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है वो ना लिखे तो बेटर है। उसके बाद है inofficious will. An inofficious will is a will which is not in keeping with a testator's natural affection and moral duty। यहाँ पे inofficious इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विल बनाने वाला बंदा अपने घर वालों को, सगे वालों को छोड़ के किसी और ही फोर्थ पर्सन को, किसी स्ट्रेंजर को अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बांट रहा है। bequeath all his property to a stranger, उसको मन है कि किसी थर्ड पर्सन को, किसी स्ट्रेंजर को, किसी संस्था को दे दिया, तो दैट इज़ इनऑफिशियस विल, जहाँ पे वो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को छोड़ के दूसरे लोगों को इनऑफिशियस विल जो है वो दे रहा है, मतलब बिक्वेथ कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी जो दे रहा है वो दूसरे लोगों को, स्ट्रेंजर्स को दे रहा है। सच अ विल इज़ परफेक्टली लीगल विल, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, इट इज़ लीगल। हर इंसान को अपना हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किसी को भी दे सकता है, जिसको मर्जी है उसकी, प्रोवाइडेड ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ विल आर फुलफिल्ड। तो विल के और रिक्वायरमेंट फुलफिल होने चाहिए, उसकी साइन होनी चाहिए, विटनेस की साइन होनी चाहिए। अब 2 विटनेस आने चाहिए, तो 2 विटनेस जो है वो दोनों एक साथ साइन करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहले एक विटनेस आके साइन करके जाए, दूसरा आके बाद में साइन करके जाए तो भी चलेगा, बट 2 विटनेस की साइन होनी चाहिए। In other words, a will is not valid only on the ground that the testator has showered his bounty on strangers। उसको जो भी उसकी दया है वो स्ट्रेंजर्स पे उमड़ आई है, तो इस रीज़न की वजह से विल जो है वो इनवैलिड नहीं हो जाएगी। विल अभी भी वैलिड होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी जिसको देना चाहे वो दे सकता है, भले ही अपने फैमिली मेम्बर्स को टोटली एक्सक्लूड कर दिया हो, किसी और को ही दे दिया तो भी चलेगा।
उसके बाद है म्यूचुअल और रेसिप्रोकल विल्स। ये रेसिप्रोकल विल कैसे होती है कि दो लोग म्यूचुअल विल बनाते हैं कि मैं विल बनाऊंगी मेरी सारी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल किसी मिस्टर ए को मिलेगी, और मिस्टर ए विल बना रहा है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी पूनम को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं बोल रही हूँ मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मिस्टर ए को मिलेगी, और मिस्टर ए बोल रहे हैं कि उनके मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। तो ये म्यूचुअल विल हो गई, रेसिप्रोकल विल हो गई। तो two persons are said to make mutual will if they confer reciprocal benefits upon each other under their will. In other words, a mutual will is one of two wills made by two persons giving each other similar rights in each other's property. मैंने मेरी सारी प्रॉपर्टी किसी को दे दी, किसी ने पूरी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी। तो यहाँ पे नॉर्मली अ विल इज रिवोक्ड बाय मैरिज ऑफ अ मेकर। अगर इसमें किसी का मैरिज हो जाता है तो ये जो म्यूचुअल विल है, ये जो रेसिप्रोकल विल है, वो रिवोक हो जाती है, क्योंकि यूजुअली हस्बैंड का या वाइफ का हक होता है। बट इन केस ऑफ म्यूचुअल विल्स द मैरिज ऑफ वन ऑफ देम डज नॉट रिवोक द विल। लेकिन अगर वो आपस में ही मैरिज कर रहे हैं, मैं और अगर मेरे हस्बैंड है, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल या रेसिप्रोकल विल बना सकते हैं। द पेक्युलरिटी ऑफ म्यूचुअल विल्स इज दैट व्हेन दे बिकम इररिवोकेबल आफ्टर द डेथ ऑफ वन ऑफ देम। अगर इसमें दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी डेथ हो गई, तो सर्वाइवर को सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे और फिर वो कभी भी चाहे तो अपनी विल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरी विल तो ख़त्म हो गई। मैंने क्या बोला था कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी कोई भी है, मेरे हस्बैंड है, उनको मिल जाए। तो अगर उनको प्रॉपर्टी मिल गई तो मेरी विल तो ख़त्म हो गई, अब उनकी विल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ को मिलना चाहिए। अब मैं तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं हूँ, तो ऐसे केस में जो सर्वाइवर होगा वो अपनी विल को चेंज कर सकता है। ऑब्वियसली उसको चेंज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो उन्होंने जो लिखा है कि मेरी वाइफ को मिलना चाहिए, उनकी वाइफ तो जिंदा ही नहीं है। तो इसमें ऐसा होता है कि एक विल हमेशा रिवोक हो जाती है। म्यूचुअल विल अगर होगी, रेसिप्रोकल विल होगी, तो हमेशा एक विल रिवोक हो जाएगी अपने आप। अब होती है ज्वाइंट विल। ज्वाइंट विल कब होगी? दो लोगों की एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो दोनों ने मिलके एक विल बना लिया, कॉमन विल बना लिया, कि ये भी हस्बैंड एंड वाइफ यूजुअली बनाते हैं कि हमारी जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमारे जो बच्चे हैं इतने में इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा। तो इसको जॉइंट विल बोलते हैं, जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा लोग अपनी जो है वो विल बनाते हैं विथ रिलेवेंट टू द जॉइंट प्रॉपर्टी। इन लॉ अ विल मेड बाय टू पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी सिंगल विल। इफेक्ट इट कंटिन्यूज टू विल्स एंड ऑन डेथ ऑफ ईच टेस्टेटर। अगर एक टेस्टेटर भी मर जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने जॉइंट विल बनाई है, तो अगर मैं एक्सपायर हो जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड जो है वो विल, अब वो उस विल को कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब विल कंटिन्यू हो जाएगी। यहाँ पे एक जन के एक्सपायर होने से विल जो है वो रिवोक नहीं हो जाएगी, वो कंटिन्यू होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अभी भी है, वो जॉइंट प्रॉपर्टी है। तो जो भी सर्वाइविंग है, जो बंदा जिंदा है, वो उसको डिस्पोज कर सकता है जैसे भी चाहिए। और अगर वो चाहे उस विल को चेंज करने के लिए, तो ही इज़ हैविंग फुल राइट्स टू डू दैट, बिकॉज जॉइंट विल में अगर वो पहला बंदा जो है वो निकल गया, वो एक्सपायर हो गया, तो दूसरे बंदे के पास पूरा पावर है कि वो जो सर्वाइवर है उसके पास पूरा पावर है कि वो अब अपने हिसाब से उस विल को चेंज कर सकता है। तो ये हो गया जॉइंट विल। यहाँ पे लिखा है व्हेन टू पर्सन मेक अ जॉइंट विल, वन ऑफ देम डाइज, द सर्वाइवर कैन रिवोक हिज विल, मतलब वो उस विल को कैंसिल कर सकता है, नई विल बना सकता है, अनलेस ही टेकन सम बेनिफिट अंडर द विल ऑफ डिसीज्ड कोटेस्टेटर। तो बेसिकली यही है कि जॉइंट अगर विल है, उसमें से एक अगर एक्सपायर हुआ है, एक सर्वाइवर है, तो सर्वाइवर के पास पावर है कि वो उस विल को चेंज कर सकता है या कंटिन्यू कर सकता है, उसकी मर्जी है। तो पर्सन्स make joint wills which are however revocable at any by either of them or by survivor। joint will भी रिवोक हो सकती है। जॉइंट विल बनाई है सपोज मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और हमें लग रहा है कि ये विल अभी सही नहीं है, तो हम दोनों उस जॉइंट विल को भी रिवोक कर सकते हैं, और जो एक सर्वाइवर होगा वो भी उसको कर सकता है रिवोक। तो ये विल का जो नॉर्मल प्रिंसिपल है वो सेम ही रहेगा। It can be revoked as many times as the testator wants to do that. A joint will may be made to take effect into death of both of testator। तो joint will effect कब होगी? जब दोनों testator जो है वो expire हो जाए तो ही, क्योंकि एक के मरने के बाद भी अब तो प्रॉपर्टी बच्चों को नहीं मिलेगी, फिर भी वो हस्बैंड के पास प्रॉपर्टी जाएगी।
उसके बाद मिलेगी। तो दोनों का जो बोथ द टेस्टेटर है, दोनों का डेथ होगा। ऑब्वियसली विल का मतलब ही ये है कि डेथ होगा जो टेस्टेटर्स है, उसके बाद ही जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड होगी। और अगर जो भी सर्वाइवर है, सर्वाइवर जो है वो विल को रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। उसके बाद होती है कंटीजेंट और कंडीशनल विल। कंडीशनल या कंटीजेंट विल कैसे होती है कि अगर ऐसा हुआ तो ये विल ऐसे होगी। मतलब क्या कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगी, अगर मेरे मरने के बाद अगर मेरे बेटे की शादी हुई तो उसको, उसकी वाइफ को ये प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर शादी नहीं हुई तो ये प्रॉपर्टी जो है वो बेटी को मिलेगी, एग्जाम्पल। तो कॉन्टीजेंट विल जो होती है वो कंटीजेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन सम सिचुएशन, सम हैपनिंग। कुछ हुआ तो ऐसा होगा, कुछ हुआ नहीं हुआ तो ऐसा होगा। तो कंडीशन होती है उसमें। अ विल मे बी मेड कंडीशनली अपॉन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अगर ये इवेंट हुआ तो ये विल एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो ये दूसरा ऑप्शन ये होगा ऐसा। सो दैट इफ द इवेंट डज नॉट हैपन द विल हैज़ नो इफेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपनी विल में लिख के जाए कि अगर मेरे हस्बैंड का ध्यान रखा तो ही बच्चों को विल मिलेगी, बच्चों को ये प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये भी कंटीजेंट विल है। Thus, when a will contain the following clause, should anything happen to me during my passage to Wales or during my stay, yes, इसको भी कंडीशनल विल बोल सकते हैं कि अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ और मैं लिख रही हूँ कि मेरे जब मैं वहाँ गई हूँ तब अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी प्रॉपर्टी का ये होना चाहिए। लेकिन फिर अगर मैं वापस आ गई और मुझे कुछ नहीं हुआ तो वो विल अपने आप में रिवोक हो जाएगी, क्योंकि वो विल सिर्फ कंडीशन पे बेस्ड थी कि अगर मैं अभी घूमने जा रही हूँ और अगर मैं वापस नहीं आई तो मेरा प्रॉपर्टी का ये कर लेना, और वापस आ गई तो वो विल रिवोक हो गई अपने आप, फिर नई विल बनानी पड़ेगी। तो कंटीजेंट मतलब है डिपेंडिंग अपॉन सम इवेंट, सम एनी सिचुएशन, के हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। उसके बाद है डुप्लीकेट विल। डुप्लीकेट विल मतलब वही कि एक एक्स्ट्रा विल अगर किसी ने बनाई है, 2 कॉपीज़ बनाई है, चाहे वो हैंड रिटन हो चाहे वो टाइप्ड हो, तो डुप्लीकेट विल इज़ वन ऑफ विच 2 और मोर कॉपीज़ आर मेड। जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कॉपीज़ बनेगी वो डुप्लीकेट विल होगी। इफ़ सच कॉपीज़ साइंड बाय टेस्टेटर इट कैन ऑपरेट एज अ ओरिजिनल विल। अगर दोनों पे टेस्टेटर ने साइन किया है तो वो ओरिजिनल विल ही है। तो कभी ऐसा भी होता है कि कोई किसी को दूसरे पर्सन को देता है विल रखने के लिए कि अपने पास भी रखो सेफ्टी के लिए, कभी मेरे पास जो है विल वो गुम हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई या चोरी हो गई, तो किसी और को यूजुअली लोग डुप्लीकेट कॉपी दे के रखते हैं ताकि दूसरे की कस्टडी में हो तो सेफ हो, और कहीं ये कोई ना बोले कि ये विल लिख के ही नहीं गया था बंदा या ये विल लिख के ही नहीं गई थी। तो इसीलिए डुप्लीकेट कॉपी जो है, डुप्लीकेट विल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। पर्सन केपेबल ऑफ मेकिंग विल, कौन विल बना सकता है? सेक्शन 59 ये बताता है। सेक्शन 59 डील्स विथ टेस्टामेंटी फैक्टियो, मतलब कौन विल बना सकता है। एक तो बंदा जो साउंड माइंड होगा, दूसरा जो माइनर नहीं है, मतलब बड़ा है, एज 18 से प्लस है और साउंड माइंड में है। साउंड माइंड में होना मतलब विल बनाते समय साउंड माइंड में होना चाहिए, चाहे वो हमेशा साउंड माइंड का नहीं है और उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि वो उसकी सिचुएशन ठीक होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिफरेंटली एबल्ड होता है, कभी कभी नॉर्मल होता है। तो जब वो नॉर्मल सिचुएशन में है, जब अपने होश आवाज़ में है, जब वो समझ सक रहा है कि विल क्या है, प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, अगर उसको समझ में आ रहा है, अपने सेंसेस में है, तब वो अपनी विल बना सकता है। A married woman can dispose of by will any property which she can alienate by her own act during her lifetime। कोई मैरिड वुमेन भी अपनी प्रॉपर्टी अपने विल से, विल के हिसाब से बना सकती है। जो भी प्रॉपर्टी उसको खुद की प्रॉपर्टी है या खुद की मिली हुई प्रॉपर्टी है, उसके लाइफ टाइम के टाइम पे जो भी उसने अर्न किया है उसके लिए वो खुद विल बना सकती है। नीडलेस टू से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। पर्सनस हु आर डीफ और डम, जो डीफ है, डम है, बहरे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं या दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह अपनी विल लिख सकते हैं या फिर किसी से लिखवा सकते हैं, साइन कर सकते हैं, थंब इम्प्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग से ही विल बननी चाहिए। अ पर्सन हु इज़ ऑर्डिनरीली इनसेन, जो यूजुअली इनसेन है, जो यूजुअली मेंटली दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो भी विल बना सकता है तब ड्यूरिंग एन इंटरवल
ड्यूरिंग एन इंटरवल ड्यूरिंग विच ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, जब वो ठीक लग रहा है उसको, जब वो सही, क्योंकि हमेशा वो इंसेन नहीं है, कभी कभी वो रैशनली भी बिहेव करता है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ही कैन साइन दी हिज विल, बना सकता है विल, नॉट ओनली साइन, बना भी सकता है. कन्वर्सली इफ अ पर्सन इज ऑर्डिनरीली सेन, अगर कोई बंदा नॉर्मली ठीक है लेकिन कभी कभी उसको ऐसा हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है या अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसे सिचुएशन में जब वो ड्रग्स उसने नहीं लिए हैं या इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, ऐसी सिचुएशन में जब वो ठीक ठाक है तब वो विल बना सकता है. हाउएवर अ पर्सन कैन मेक अ विल while he is in a state of mind that he does not know what he is doing. तो अगर वो कोई विल बना रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, तो ही वो विल बना सकता है. एग्जाम्पल दिए हैं इसमें 2-3. ए कैन परसीव व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज इमीडिएट नेबरहुड, अगर वो बता सक रहा है कि उसके नेबरहुड में क्या चल रहा है, और फैमिलियर क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहा है कि आपकी एज क्या है, आप कहाँ बॉर्न हुए थे, ऐसी सब चीज़ें अगर वो जवाब दे पा रहा है तो आप उनको बोल सकते हो कि ठीक है आप विल बनाओ. क्योंकि अगर आप एज एडवोकेट, आप एज ए लॉयर, किसी को कोई आपके पास आता है विल बनाने के लिए, या आप किसी के पास जा रहे हो जो बहुत एजेड है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आप डॉक्टर तो हो नहीं कि आप चेक करोगे कि वो साउंड माइंड है या नहीं है, वो विल बना रहे हैं अपने होशो आवाज़ में बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं. तो आप उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछोगे कि आपके नेबर में क्या हो रहा है, काय की आवाज़ आ रही है, या फैमिलियर क्वेश्चंस, आपके कितने बच्चे हैं, आपके बच्चों का नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपके सगे वाले कौन है, और विल किसके लिए बना रहा है वो. तो ऐसे सब क्वेश्चन से आप परसीव कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि ये बंदा जो है वो साउंड माइंड में है और वो विल बना सकता है. लेकिन अगर वो प्रॉपर इन चीज़ों के जवाब नहीं दे रहा है तो फिर वो वैलिड विल नहीं बना सकता है. एंड ए एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रूमेंट पर्पटिंग टू बी हिज विल बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. एक बंदा है जो विल बना रहा है, बोल रहा है मैं विल बना रहा हूँ, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि विल है क्या, तो फिर उस विल को वैलिड विल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको जानकारी ही नहीं है कि ये विल है, तो उसकी विल को क्या मान्यता मिलेगी. ए बीइंग वेरी फीबल एंड debilitated is yet capable of exercising a judgment as to proper mode of disposing of his property. A makes a will is a valid will. अगर कोई बहुत ज़्यादा confusing भी है, लेकिन अगर उसे पता है कि फीबल है वो, अगर उसे, लेकिन फिर भी उसे पता है कि उसको क्या करना है, ये मेरा जो मेरा क्या पावर है मेरी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, किसको मिलनी चाहिए, तो वो विल बनाएगा, तो वो वैलिड विल है. तो इंग्लिश लॉ में ये बोला गया है कि अ टेस्टेटर मस्ट नॉट ओनली बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ही इज़ बाय विल गिविंग द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ हिज रिगार्ड. सिर्फ मतलब ये नहीं है कि उसको उसे पता हो कि वो विल बना रहा है, प्रॉपर्टी किसको दे रहा है, बट उसके पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि वो समझे कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और क्या क्लेम्स हैं उसको, और क्या वो एक्सक्लूड कर रहा है. मतलब बेसिकली उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही वो विल बनाएगा. अब इट इज़ क्वाइट वेल सेटल्ड दैट अ विल मेड बाय अ पर्सन हु इज़ ड्रंक or so much under influence of an intoxicant and he is deprived of his mental faculty or reason and understanding is void and no effect. अगर कोई बंदा है जो हमेशा ड्रंक है और इंटॉक्सिक, खाली कोई ड्रंक इंसान है और वो विल बना रहा है, तो उसकी विल इनवैलिड नहीं होगी. ऐसा नहीं होगा कि वो इंसान हमेशा ड्रिंकिंग करता है तो वो वैलिड विल नहीं बना सकता. बट अगर वो ड्रंक है और उसके साथ वो इंटॉक्सिकेंट है और उसकी जो मेंटल फैकल्टी है, वो रीज़न है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे वो डिप्राइव्ड है, उससे वंचित है, वो मतलब मेंटल फैसिलिटी सही नहीं है, फैकल्टी सही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, तो जो उसकी जो विल है वो कोई इफेक्ट नहीं देगी, वो वॉइड हो जाएगी. However, a will cannot be challenged only on the ground that maker is a habitual drunkard. अगर कोई रेगुलरली ड्रंकार्ड है, रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विल नहीं बना सकता है. हैबिचुअल ड्रंकार्ड भी विल बना सकता है, उसकी भी विल वैलिड हो सकती है, अनलेस इट इज़ प्रूव्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द विल ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिक्वर. लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो विल बनाने के टाइम पे लिक्वर के इन्फ्लुएंस में आके उसने विल नहीं बनाई है, भले ही वो रोज़ रेगुलरली हैबिचुअल ड्रिंकार्ड होगा, लेकिन विल बनाने के टाइम पे वो प्रॉपर अपने होशो आवाज़ में बना रहा है, तो वो विल वैलिड है.
लाइकवाइज वैसे ही सेम, अगर बड़ी एज है तो ये नहीं बोल सकते कि सठिया गया था, उसने कुछ भी बना लिया विल। तो मियर ओल्ड एज डज नॉट डिसक्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम मेकिंग अ विल। सिर्फ ओल्ड एज के हिसाब से ये नहीं बोल सकते कि वो बंदा जो है वो विल नहीं बना सकता है। In such cases, the only point is to be considered is whether the person had sufficient mental faculty to understand the nature of his testamentary act. सिर्फ इतना समझना है हमको कि वो बंदा समझ पा रहा है कि नहीं टेस्टामेंट्री एक्ट को, मतलब अपनी वसीयत नामे को समझ पा रहा है कि नहीं, किसको कितना प्रॉपर्टी देना है उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। merely because old age he has made his memory rather feeble, उसकी मेमोरी जो है वो धुंधली हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी विल जो है वो नलीफाई हो जाएगी। हो सकता है उसको कुछ चीज़ें याद ना हो, भूल गया हो, वो फीबल हो गया हो, तो भी जो है सच पर्सन अगर उसको सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट ही इज़ डूइंग, टू whom ही इज़ गिविंग हिज प्रॉपर्टी, तो ये इतना इनफ है कि वो अपनी विल बना सकता है जो कि वैलिड विल होगी। इट हैज़ ऑल्सो been held that the will is not invalid only because the testator made it just before he committed suicide। अगर कोई सुइसाइड करने से पहले विल बना रहा है तो ये विल भी वैलिड होगी, ऐसा नहीं कि वो इनवैलिड हो जाएगी क्योंकि वो सुइसाइड कमिट करने वाला था इसलिए विल बनाई। हाँ, तो सुसाइड कमिट करने वाला था, विल बनाई, तो विल तो वैलिड ही है। भले ही सुसाइड एक अलग चीज़ है, वो एक ऑफेंस है, वो अलग बातें हैं, बट उसकी विल जो है वो वैलिड है प्रोवाइडेड दैट ही वॉज अदरवाइज मेंटली फिट। लेकिन विल बनाने के टाइम पे उसकी दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी इन्फ्लुएंस में, किसी ड्रग्स में या इनसेन माइंड से बना रहा है, तो फिर वो विल जो है वो नॉर्मल तरीके के हिसाब से जैसे वो वॉइड होगी वैसे वॉइड हो जाएगी। द कैलकाटा हाई कोर्ट has observed that the fact that the testator was given an injection and a blood transfusion before the execution of his will does not by itself invalidate the will। कैलकाटा हाई कोर्ट में एक केस आया था गरीब शाह वर्सेस पाटिया देसाई का, जिसमें अगर किसी को इंजेक्शन और ब्लड ट्रांसफ्यूशन दिया गया था और उसने विल बनाई थी, तो सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि उसका ब्लड ट्रांसफ्यूशन है या इंजेक्शन दिया है तो वो उसकी विल इनवैलिड नहीं हो जाएगी, वो विल अभी भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पे उसका माइंड साउंड है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। जो कंडीशंस विल को विल बनाती है, वैलिड बनाती है, वो हमें देखना है कि क्या है, चाहे केस कितना भी घुमा फिरा के पूछा जाए। द प्रिवी काउंसिल हैज़ हेल्ड दैट इट इज़ सफिशेंट इफ द टेस्टेटर वॉज ऑफ साउंड माइंड when he gave instructions to his solicitor to prepare his will, such a will would be valid। तो जब उसने अपने टेस्टेटर ने जब इंस्ट्रक्शन दिए अपने वकील को, सॉलिसिटर को कि विल बनाओ, तब वो साउंड माइंड का था, भले वो यूजुअली अनसाउंड माइंड का हो, लेकिन अगर वो तब साउंड माइंड सिचुएशन में अपने होशो आवाज़ में सही तरीके से टेस्टेटर जो है वो सॉलिसिटर को बता रहा है कि ऐसे मेरा विल बनाओ, तो भी विल वो वैलिड है और वो साइन भी कर रहा है विल को। भले ही बाद में वो साइन करने की कैपेसिटी में नहीं है, साइन कर रहा है, विल बन रही है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बाद में उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने वकील को कि मेरी ये विल बनाओ, वकील विल बना के आया, उसके बाद वो केपेबल नहीं है साइन करने के लिए, ही इज़ नॉट केपेबल, तब वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या साइन करूँ, क्यों नहीं करूँ, क्या करूँ, उसका तब तक दिमागी हालत ख़राब होगी, तो भी वो विल वैलिड होगी। मतलब यहाँ पे देखिए कि एक एक्सेप्शन भी है जो प्रीवी काउंसिल ने बताया है परेरा वर्सेस परेरा के केस में, कि ऐसे भी सिचुएशन होगी जहाँ पे साइन के बिना भी जो विल है वो वैलिड मानी जाएगी। अभी यहाँ पे ये विल जो है उसने खुद ने नहीं बनाई है, उसने इंस्ट्रक्शन दिए हैं सॉलिसिटर को कि आप विल बनाओ मेरी, और ये विल वैलिड होगी भले ही टेस्टेटर वॉज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रोविजंस ड्यूरिंग द टाइम एट द साइनिंग द विल, तब उसे समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो विल जो है वो, या फिर उसने सिर्फ मार्क किया कि यहाँ साइन करो, मेरी साइन करो, तो उसके बिहाफ में उसने साइन किया। तो ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे कहीं कहीं सिचुएशनली कोर्ट अज्यूम कर लेती है कोर्ट के एज गुड एज उसने ही साइन किया है। अंडर इंडियन लॉ एलियंस, ट्रेटर्स एंड प्रिजनर्स हैव फुल टेस्टामेंटरी कैपेसिटी टू मेक विल एंड कॉडिसल्स। अगर कोई बाहर से आ रहे हैं, वो सब प्रिजनर्स हैं, जेल में हैं, उनको भी पावर है विल बनाने का। मोमेडियन हु इज़ ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट अ माइनर मे मेक अ विल, वो विल बना सकता है, मोमेडियन भी अपनी विल बना सकता है, बट it must be remembered that under the principles of Mohammedan law he cannot by will dispose of
मोर देन 1/3 ऑफ हिज स्टेट, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसका 1/3 से ज़्यादा वो बांट नहीं सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अपनी 1/3 की जो प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है उसका 1/3 हिस्सा है वो एज पर विल डिस्पोज कर सकते हैं, अनलेस द ईयर्स कंसेंट टू सच बिक्वेस्ट। और अगर 1/3 से ज़्यादा अगर दूसरों को देना है, किसी और को देना है या किसी को भी देना है, 1/3 से ज़्यादा की विल बनानी है, तो अपने जो लीगल ईयर्स हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। सिमिलरली ही कैन नॉट मेक अ बिक्वेस्ट टू एन ईयर अनलेस अदर ईयर्स कंसेंट टू इट। और सिमिलरली एज पर मोमेडियन लॉ कोई अपने एक लीगल ईयर को पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता जब तक दूसरों की साइन ना ले। फॉर एग्जांपल उनके 5 बच्चे हैं तो वो किसी 2 को पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते अनलेस बाकी के 3 भी साइन दे के, एनओसी दे के, यस हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ही वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो 1/3 के अलावा की बात चल रही है। 1/3 की प्रॉपर्टी वो किसी को भी दे सकते हैं, 1/3 के बाद जो भी प्रॉपर्टी है उसमें बच्चों की कंसेंट लगेगी। उसके बाद टेस्टामेंटरी गार्जियन, ये एक्चुअली अभी वैलिड ही नहीं है, क्योंकि ये पहले की बात है कि माइनर चिल्ड्रन जो थे वो गार्जियन अपॉइंट करके अपना जो विल है वो बना सकते थे। बट फादर्स एज इममटीरियल है, क्योंकि अभी जो है वो चाइल्ड मैरिजेस ही इलीगल है, तो ये पढ़ के भी मतलब नहीं है। टेस्टामेंटरी गार्जियन इट्स नॉट अप्लीकेबल। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ विल्स, ये विल जो है वो एग्जीक्यूट कैसे होगी, सेक्शन 63 से 66 बता रहा है। तो अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑल विल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। हमने देखा मेन 2 कैटेगरीज हैं, प्रिविलेज विल्स एंड अनप्रिविलेज विल्स। तो प्रिविलेज विल्स मतलब वो है, अब मैंने आपको बताया कि सोल्जर एम्प्लॉयड इन एक्सपीडिशन और एंगेज इन एक्चुअल वारफेयर, अगर एक्चुअल वॉर सिचुएशन में है सोल्जर, एयरमैन जो एक्चुअल वॉर सिचुएशन में है, कोई मरीनर जो नेवी में है, सी में है, प्रोवाइडेड ही हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, वो भी मेजर होने चाहिए तो ही वो अपनी विल बना सकते हैं, माइनर अपनी विल नहीं बना सकते हैं, वो तो हमने पहले ही देखा है। तो इसमें भी वही है। ऑल अदर विल्स आर कॉल्ड अनप्रिविलेज विल्स। तो ये 3 को छोड़ के जो नेवी में है, सोल्जर है, एयरमैन है, इसमें है, इंडियन आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, और ड्यूरिंग एक्चुअल वारफेयर जो विल बना रहे हैं वो प्रिविलेज विल्स होगी, इसके अलावा की बाकी सब अनप्रिविलेज विल्स होंगी। तो इलस्ट्रेशन इसमें दिया है, अ मेडिकल ऑफिसर अटैच टू अ रेजिमेंट इज एक्चुअली एम्प्लॉयड इन एन एक्सपीडिशन, ही इज़ अ सोल्जर। तो वो सोल्जर है, वो एक्चुअली रेजिमेंट में एम्प्लॉयड है, तो वो जो विल बनाएंगे तब वो प्रिविलेज विल होगी। ए है वो सी में है, मर्चेंट शिप में, और ऑफ विच ही इज़ पर्सर, ही इज़ मरीनर एंड बीइंग एट सी, अगर वो सी में है, मरीनर है, तो सिचुएशन ऐसी है तो ही कैन मेक अ प्रिविलेज विल। अ सोल्जर सर्विंग इन फील्ड अगेंस्ट इंसर्जेंट्स इज़ अ सोल्जर एंगेज इन एक्चुअल वारफेयर, तो एक्चुअल वारफेयर में है तो वो प्रिविलेज विल बना सकते हैं। तो वैसे ही एन एडमिरल हु कमांड्स अ नेवल फोर्स बट हु लिव्स ऑन शोर, अभी एडमिरल है जो नेवल फोर्स को सिर्फ कमांड करते हैं, वो खुद जा नहीं रहे हैं वारफेयर पे, वो ऑकेशनली बोर्ड शिप में जाते हैं, बट ही इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग टू डू वॉर, तो ही कैन नॉट मेक अ प्रिविलेज विल, क्योंकि वो यूजुअली जो है वो शोर पे ही होते हैं, मतलब ऑफ शोर होते हैं, ऐसा नहीं है कि शिप पे होते हैं यूजुअली। तो जो एडमिरल है वो प्रिविलेज विल नहीं बना सकते हैं। अ मरीनर सर्विंग ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन बट नॉट बीइंग एट सी इज़ कंसिडर्ड एज अ सोल्जर, भले ही सी पे नहीं है, जो मरीनर है वो मिलिट्री एक्सपेडिशन कर रहे हैं तो वॉर की सिचुएशन में है, मतलब प्रिविलेज विल बना सकते हैं। तो जो भी सोल्जर है, बैरक्स में है, एयरमैन है, वो लैंड पे भी हो अगर, तो कहीं भी अगर वो वॉर की सिचुएशन में है तब वो प्रिविलेज विल जो है वो बना सकते हैं। अब एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिविलेज्ड विल्स, सेक्शन 66 बताता है कि 6 रूल्स हैं प्रिविलेज विल को एग्जीक्यूट करने के। सबसे पहला ये है कि अटेस्टेटर, अ पर्सन मेकिंग विल, मे राइट सच अ विल होली इन हिज ओन हैंड राइटिंग, तो वो खुद की हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं। इन सच अ केस ही नीड नॉट बी साइंड बाय हिम और अटेस्टेड बाय विटनेस, तो भले ही वो अटेस्ट नहीं किया है, विटनेस ने साइन नहीं किया है, अगर खुद की हैंड राइटिंग में लिखा है तो जो है वो ये विल
जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उस विल को कंसिडर किया जाएगा एज अ वैलिड विल। क्योंकि सिचुएशन देखो कि वो वॉर की सिचुएशन में है, तो उनको ये नहीं बोला जाएगा कि आप जो है अपनी विल साइन करो फिर अटेस्टेड को लेके आओ, तो ज़रूरी नहीं है। अगर खुद की हैंडराइटिंग में लिखा है तो दैट इज़ सफिशेंट। अ विल में बी रिटन होली और इन पार्ट बाय अनदर पर्सन। हो सकता है आधा खुद लिखा और आधा दूसरे को बोल दिया कि लिखने के लिए, थोड़ा खुद लिखा 75% खुद लिखा, 25% की 2-4 लाइनें किसी और को दे दी, और टेस्टेटर ने साइन की है तो भी इन सच केसेस अटेस्टेशन बाय विटनेस इज नॉट नेसेसरी। जब तक खुद साइन किया है ना प्रिविलेज विल, तब तक विटनेस के साइन की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ द विल इज रिटन होली और इन पार्ट बाय अनदर पर्सन but is not signed by the testator, it is valid provided it was written under the testator's direction। अभी टेस्टेटर बताता जा रहा है कि ऐसा ऐसा लिखो और किसी और ने लिखी है, भले ही खुद साइन नहीं किया है, तो भी ऐसी सिचुएशन में भले आधा खुद लिखा है किसी और से आधा लिखवाया है, साइन नहीं कर पाया है, बट इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऐसा ऐसा लिखो, और वो अपनी विल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब बता रहा है कि ऐसा ऐसा लिखो, तो वो जो है वो विल भी वैलिड होगी, इनवैलिड नहीं मानी जाएगी, भले ही उनका साइन नहीं है उसमें। इफ़ सोल्जर, एयरमैन और मरीनर had given a written instruction to prepare his will but died before it could so prepared, मतलब इंस्ट्रक्शन दे दिए लेकिन लिखी नहीं गई, बता दिया ऐसा ऐसा लिखना मेरी विल में, लेकिन जब तक वो विल बनती या जब तक लिखी जाती उसके पहले ही वो एक्सपायर हो गए। रिटर्न इंस्ट्रक्शन आर टू बी कंसिडर्ड एज वैलिड विल बी मेड बाय हिम, तो उसको रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो भी दिए हैं, सिर्फ बोला है ओरली भी, अभी लिखा भी नहीं गया है, तो वो सारी चीज़ें उसमें तो साइन की बात ही नहीं है, फिर भी वो वैलिड विल मानी जाएगी। इवन वर्बल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग अ विल वुड अमाउंट टू अ वैलिड विल मेड बाय सच पर्सन। वर्बल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, लेकिन वर्बल इंस्ट्रक्शन का एक कंडीशन है कि 2 विटनेस के सामने वर्बल इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए। सच इंस्ट्रक्शन हैव बीन रिड्यूस्ड टू राइटिंग इन हिज लाइफ टाइम, तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो राइटिंग में दिए गए हैं ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, और वो जो फॉर्मली बनती विल उसके पहले ही वो एक्सपायर हो गए हैं, तो वो जो विल है वो मैंने देखा ही नहीं, टाइम इतना हो गया, बस 5 मिनट है, तो ही हैज़ डाइड बिफोर द फॉर्मल विल बनने से पहले ही वो एक्सपायर हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में साइन की ज़रूरत नहीं है। लास्टली सच अ विल कैन बी मेड बाय सोल्जर, एयरमैन, मरीनर बाय द वर्ड ऑफ माउथ। ओरल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, इंटेंशन बता सकते हैं, लेकिन 2 विटनेस तब होने चाहिए। हाउएवर सच अ विल, ओरल विल automatically becomes null and void at expiry of 1 month after such a person being still alive। ये जो विल होगी ना ये 1 महीने तक की वैलिड होगी। कोई भी विल जो ये विल होगी, ये वाली विल जो है वो 1 मंथ तक ही वैलिड होगी, क्योंकि अगर वो ये जो प्रिविलेज विल है वो 1 मंथ तक वैलिड इसीलिए होगी क्योंकि अगर वो ज़िंदा बच गए हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी विल खुद से प्रॉपरली दूसरी बना सकते हैं। क्यों, ये प्रिविलेज विल का जो एक्सपायरी डेट है वो 1 मंथ होगा, जिस दिन विल बनाई है उस दिन से 1 मंथ तक होगा। 1 मंथ में अगर वो एक्सपायर हो गए तो वो विल जो है वो एग्जीक्यूट होगी और वो विल वैलिड मानी जाएगी। लेकिन अगर 1 मंथ तक वो जी गए, वो नहीं एक्सपायर हुए, तो वो विल अपने आप में नल एंड वॉइड हो जाएगी, तो वो विल कुछ भी उसको अज्यूम नहीं किया जा सकता है। तो इसमें वही लिखा है जो हमने अभी पढ़ा कि कौन बनाएगा। अगर टेस्टेटर खुद बना रहा है तो सिग्नेचर ज़रूरी नहीं है, अटेस्टेशन भी ज़रूरी नहीं है। रूल 2 कोई और बना रहा है तो नेसेसरी है, लेकिन अगर डायरेक्शन दिया है तो भी चलेगा, उसमें भी नॉट नेसेसरी है। फिर अटेस्टेशन तो हमने देखा कि नेसेसरी नहीं है। तो ये सिचुएशनल है। प्रिविलेज विल्स जो है, अभी अनप्रिविलेज विल जो है उसमें सिग्नेचर होना ज़रूरी है। सिग्नेचर नहीं है तो अपना थंब इम्प्रेशन लगाओ, एफिक्स मार्क करो। और इंटेंशन बिहाइंड सिग्नेचर, सच सिग्नेचर मार्क प्लेस्ड, ऐसी जगह पे सिग्नेचर होना चाहिए कि वो दिखे जो विल बना रहा है, ऐसे नहीं कि नेक्स्ट पेज पे साइन है, उसी जगह पे साइन होनी चाहिए। 2 विटनेस का अटेस्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्मल विल की बात चल रही है, अनप्रिविलेज विल्स की बात चल रही है। तो अटेस्टेशन भी विटनेस जो है वो साइन करेगा, अटेस्टेशन विटनेस जो बंदा होगा वो भी साइन करेगा, या फिर वो थंब इम्प्रेशन भी लगा सकता है। दोनों विटनेस जो है ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही एक ही जगह पे सब लोग बैठ के साइन करेंगे। एक विटनेस आके साइन करके जाएगा, फिर दूसरा विटनेस आके साइन करके जाएगा तो भी चलेगा।
तो आई थिंक दैट्स ऑल, फिर हम लोग बाकी का देखेंगे।